नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 14 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखेंगे पहले हम प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसका रिवीजन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी किया है। डिजिलॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए अभी हाल ही में उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है। उत्तर कोरिया जो है उसने दक्षिण कोरिया के साथ लगने वाले अपने सभी सड़क और रेल संपर्क जो है वो काटने की घोषणा की है। हाल ही में साहित्य का क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 को वो हान कांग को दिया गया है। ये साउथ कोरिया की एक लेखिका है, तो इनको दिया गया है साहित्य का वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है कांस्य पदक, और पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हमारा हो जाएगा राफेल नडाल। हाल ही में अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्र मिशन लूपेक्स को मंजूरी दी है? तो भारत और जापान का संयुक्त मिशन है, जिसको अभी हाल ही में जो भारतीय अंतरिक्ष आयोग है उसने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन बनी है? ये बन गई है शेफाली वर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हर साल 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवाओं के लिए शिक्षा एक जीवन रेखा। इस बार की इसकी थीम है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1989 में स्थापना की गई थी और हर साल ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अक्टूबर के कुछ दिवस हैं जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। भारत की रैंक 105वीं है, जो अभी हाल ही में 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत को 127 देशों में से 105वें स्थान पर रखा गया, जो इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 27.3 के साथ भारत गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ रखा गया है। वर्ष 2024 के इस इंडेक्स में नेपाल की रैंक 68 है, श्रीलंका की 56 और बांग्लादेश की रैंक है 84वें नंबर पे, जबकि भारत की रैंक क्या है? 105वीं और पाकिस्तान की 109वीं रैंक है। चीन, यूएई, कुवैत सहित जो 22 देश हैं इस इंडेक्स में वो पहले स्थान पे हैं। 22 देश हैं वो पहले स्थान पे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। उसके पहले भारत की देख लेते हैं रैंक। विभिन्न जो जारी हुए हैं रिपोर्ट उनमें 2024 में भारत की रैंक देखते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 126वीं। इसमें टॉप पर फिनलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है और इसमें नॉर्वे शीर्ष पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116वीं और जो टॉप पर है वो आइसलैंड है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176वीं रैंक इंडिया की, एस्टोनिया इसमें टॉप पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत की रैंक है 126वीं और सिंगापुर
टॉप पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 है, उसमें यूएसए टॉप पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 93 है, इसमें डेनमार्क पहले स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में रैंक क्या है भारत की 7वीं है और इसमें डेनमार्क पहले स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 39वीं है और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक 58 है और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे। तो भारत की कुछ रैंकिंग थी 2024 से, जिनको हमने आपको रिवाइज करवाया, इनको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन? उमर अब्दुल्ला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 54 सदस्यों के समर्थन का वादा करने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जम्मू कश्मीर, अभी आपको पता हो तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, तो उनको देख लेते हैं हम। जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक 3 चरणों में 90 जो विधानसभा की सीटें हैं उनके लिए चुनाव हुआ है। JKNC जो है, जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उसने 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई, जबकि बीजेपी कितनी सीट जीतती है? 29 सीटें, और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, और जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने केवल 3 सीटें जीती हैं। तो ये गठबंधन है इनका कांग्रेस के साथ, इसलिए उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उसके बाद बात करें, हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव थे, तो हरियाणा में कितने? वहाँ पर भी 90 विधानसभा की सीटें हैं। वहाँ पर 5 अक्टूबर को चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसने 48 सीटें जीती और लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 37 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन है? कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं 2024 में, यानी अभी कुछ टाइम पहले से ही जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं विभिन्न स्टेट में, उनके बारे में जानकारी देखते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें कितनी हैं? विधानसभा में 175। वहाँ के चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं, और वहाँ के राज्यपाल भी देखते चलते हम साथ साथ में। वहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। उड़ीसा में सीटें हैं 147। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम बने और रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल सीटें 60 हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बने हैं। केटी परनाइक यहाँ के गवर्नर है। सिक्किम में 32 सीटें हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ पर सीएम बने हैं और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर है। तेलंगाना में टोटल 119 सीटें हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम बने हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जिष्णुदेव वर्मा है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव हुए हैं। वहाँ पर मोहन यादव सीएम बने और मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम में 40 सीटें, जिसमें लाल दुहोमा सीएम बने और हरिबाबू कंभमपति वहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा में। ये सीटें कभी कभी पूछता है कि सीटों के बारे में, तो आप सीटें भी देख लीजिए किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो राजस्थान में 200 हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो भजन लाल शर्मा बने हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और यहाँ के जो वो बने हैं सीएम वो विष्णुदेव साय बने हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो रामन डेका हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में UNFPA ने मातृभूमि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए किस देश को सम्मानित किया है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत को अभी हाल ही में UNFPA ने मातृभूमि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। बात करें तो जो FPA है उसकी बात करें तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष उसको कहते हैं। मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की असाधारण प्रगति को मान्यता दी है। UNFPA की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नतालिया कनम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को पट्टिका और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। अब बात कर ले UNFPA संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड, ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र
पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ फंड की स्थापना 1967 में एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड कर दिया गया। पहला इसका नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ फंड इसका नाम था। UNFPA 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है जहां पर विश्व की अधिकांश जनता निवास करती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदार देश के रूप में घोषित किया गया है। 3 भारतीय कृतियों जिनमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और जो सहृदय लोक लोचन है उसको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA के प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ जो है वो बन गया है। तो हमारे इंडिया से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन थे प्रीवियस मंथ के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किसे शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। निहो हिंदाल्को जो है उनको अभी हाल ही में वर्ष 2024 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये कहाँ के? ये नेपाल के हैं, तो इनको दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार। बात करें तो साल 2024 के लिए जापान के संगठन निहो हिंदाल्को को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। निहो हिंदाल्को को ये पुरस्कार जो है परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। तो जापान का एक संगठन है निहो हिंदाल्को जिसको दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको पता है, अभी तक भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति का मिल गया। अभी इकोनॉमिक्स का अनाउंस होना बाकी है और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अब देखते हैं अवार्ड से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। साहित्य के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन जो काव्य गद्य है उसके लिए दिया गया है। ये इस बार के जो नोबेल दे रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो साहित्य का दिया गया किसको? हान कांग को। रसायन का किसको दिया गया? डेनिस हासाबस, जॉन एम जम्पर और डेविड बेकर को दिया गया है। चिकित्सा का दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। और भौतिकी का दिया गया है जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो ये अभी जो दिए गए नोबेल पुरस्कार उनको हम यहाँ पे, और ऊपर कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? किसने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT दिल्ली के साथ अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए समझौता किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने में ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार की भूमिका पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी भूमिका है वो निभाने के लिए अभी हाल ही में साइन किए गए हैं इनके बीच में। अब बात करते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र IIT कानपुर में शुरू किया गया। IIT दिल्ली ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक जिसका नाम है इकोजोन वो लॉन्च किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के नए टीके के लॉन्च की घोषणा की है। IIT इंदौर ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग हेतु जूते का निर्माण किया है। IIT जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का विकास किया है। तो हमारे IIT से संबंधित कुछ करंट के रिवीजन थे पिछले मंथ के। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। RBI ने अभी हाल ही में UPI वॉलेट की सीमा
2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5000 रुपये कर दी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट लेन देन की सीमा को संशोधित करते हुए इसे 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया, जबकि समग्र वॉलेट की सीमा को बढ़ाकर 2000 से 5000 कर दिया है। और बात करें तो आरबीआई ने यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट के लेन देन में वृद्धि की है। यूपीआई 123 पे के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा को 5000 से बढ़ाकर इसको भी 10,000 कर दिया गया। इसका हम पढ़ ही चुके, यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। इसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब बैंकिंग से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं प्रीवियस मंथ के। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा प्रवाह इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म जैसे कभी कभी पूछ लेता है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ किया है किसने? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। नेक्स्ट कह रहा है, जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और ईज माई ट्रिप ने को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यस बैंक और पैसा बाजार ने फीचर समृद्ध पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो हमारे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैमूर जिले में जो है टाइगर रिजर्व स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला बिहार सरकार के कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। इसका प्रस्ताव लास्ट ईयर ही पेश किया गया था और इसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। बात करें कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले और रोहतास जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। और इसको अब टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो बिहार का पहला जो टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व था। और दूसरा कौन सा बनने जा रहा है? जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की अभी हाल ही में योजना बनाई गई है। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं बिहार से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। पहला कह रहा है, बिहार में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा दिया गया है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि उस गांव से हर साल लगभग 10 से 15 बच्चे जो हैं वो आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। तो जो पटवा टोली गांव है उसको आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा दिया गया है। बिहार के नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों में शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? पटना में किया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी पटना ने बाढ़, वज्रपात, लू और शीतलहर की चेतावनी देने वाले एक विशेष संयंत्र को तैयार किया है। तो हमारे बिहार से संबंधित करंट के क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसको अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत सरकार ने भारतीय सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। और अब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बन गई। अभी तक 13 महारत्न कंपनियां थी। अब देख लेते हैं 13 जो महारत्न कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी है। दूसरी है तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ओएनजीसी है। तीसरी है सेल। चौथी है भेल। 5वें नंबर पे कौन है? आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 6वें नंबर पे है एचपीसीएल
7वें नंबर पे है कोल इंडिया लिमिटेड, 8वें नंबर पे है गेल इंडिया लिमिटेड, 9वीं जो कंपनी है वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आगे है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 12वें नंबर की है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और लास्ट जो 13वें नंबर की है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये 13 अभी तक महारत्न कंपनियां थी और अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बना दिया गया। तो अब टोटल कितनी 14 कंपनियां वो महारत्न कंपनियां शामिल हो गई हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओडिशा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो ओडिशा सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों तक कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना ग्रामोदय शुरू की है। यह पहल राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 10 जिलों के 583 गांवों को कवर करेगी। जहां पर वामपंथी उग्रवाद से जो प्रभावित जिले हैं वहां के लिए ये ग्रामोदय योजना है अभी हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई गई है। ओडिशा की बात करें, राजधानी यहाँ के भुवनेश्वर, यहाँ के राज्यपाल हैं रघुबर दास और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। अब देख लेते हैं ओडिशा से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। ओडिशा सरकार ने अभी हाल ही में मनकेडिया समुदाय जो आदिवासी समूह है उसको आवास के अधिकार प्रदान किए हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा सरकार ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश की नीति की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को आधिकारिक तौर पर अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन थे ओडिशा से संबंधित। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मनीष तिवारी ने पदभार संभाला है नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन बनी। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी गैबी लुइस, ऑप्शन डी पूनम यादव। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए रहते हैं जिससे रिवीजन में आपको आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।